नमस्कार दोस्तों, मैं निर्मला आज आपके लिए लेके आई हूँ हिंदी शिक्षण विधियों के महत्वपूर्ण प्रश्न। इससे पहले भी मैं हिंदी शिक्षण विधि का एक जो वीडियो है अपलोड कर चुकी हूँ। आज भाग 2 है। तो ये टोटल 15 क्वेश्चन है। इनमें से आपके कितने सही होते हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा किया गया वाचन कहलाता है। 2 या 2 से अधिक विद्यार्थियों द्वारा किया गया वाचन कहलाता है मौन वाचन, स्वस्वर वाचन, सामूहिक वाचन या 1 व 2। तो जब 2 या 2 से अधिक विद्यार्थी वाचन कर रहे हैं तो वो वाचन कौन सा कहलाएगा? सामूहिक वाचन। आंसर हो जाएगा सामूहिक वाचन। ये वाचन विधि के प्रकार है, यानी वाचन विधि किसे कहते हैं कि शब्दों का ठीक प्रकार से उच्चारण करना वाचन कहलाता है। वाचन 2 प्रकार का होता है, एक होता है स्वस्वर वाचन और एक होता है मौन वाचन। स्वस्वर वाचन और मौन वाचन। स्वस्वर वाचन में भी होता है आदर्श वाचन जो कि टीचर करता है, फिर होता है अनुकरण वाचन जो कि बच्चे करते हैं। फिर अनुकरण वाचन में 2 प्रकार है, व्यक्तिगत। अगर एक बच्चे ने किया तो वो व्यक्तिगत हो जाएगा, अगर 2 बच्चे ने किया या 2 से ज़्यादा ने किया या पूरी क्लास ने किया तो वो सामूहिक वाचन हो जाएगा। इसी तरीके से मौन वाचन में भी 2 प्रकार होते हैं, एक द्रुत वाचन और एक होता है गहन मौन वाचन। ओके, अगला प्रश्न देखिए। तो इसका आंसर क्या था? सामूहिक वाचन। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भाषा प्रयोगशाला का उदय कहाँ से हुआ? इटली से, भारत से, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से। तो जो सर्वप्रथम भाषा प्रयोगशाला का उदय पूछा गया है तो वो हुआ था अमेरिका से। और जब सबसे ज़्यादा भाषा प्रयोगशाला का जो प्रचलन था अमेरिका में वो था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। किसके दौरान? द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान। अब भाषा प्रयोगशाला में क्या होता है? भाषा प्रयोगशाला एक विशेष ढंग से तथा यंत्रों द्वारा एक सुसज्जित शिक्षण कक्षा होती है जिसमें भाषा की शिक्षा दी जाती है। कह सकते हैं कंप्यूटरकृत, है ना, कंप्यूटरकृत एक भाषण कक्षा होती है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 3, अध्यापक द्वारा किसी विषय का पाठ पढ़ाने से पूर्व उस विषय की जो योजना बनाई जाती है उसे कहेंगे। अध्यापक कक्षा में कोई पाठ पढ़ाने जा रहा है तो उसके लिए उसने पहले जो योजना बनाई है उसे क्या कहेंगे? मासिक योजना, वार्षिक योजना, दैनिक पाठ योजना, पाक्षिक योजना। तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दैनिक पाठ योजना। यानी अध्यापक ने कक्षा से, ये कह सकते हैं कक्षा में जाने से पहले अपनी योजना बनाई है कि मुझे बच्चों को किस तरीके से कितना पढ़ाना है, वो हो जाएगी दैनिक पाठ योजना। ओके, मासिक योजना महीने की होती है, वार्षिक योजना वर्ष भर की होती है और पाक्षिक योजना हो जाएगी 15 दिन की। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, उपचारात्मक शिक्षण विधियों के प्रकार होते हैं। उपचारात्मक जो शिक्षण है उसके प्रकार कितने होते हैं ये पूछा गया है, 7, 2, 4, 8। तो जो उपचारात्मक शिक्षण है उसके प्रकार होते हैं 2। कौन कौन से? एक होता है व्यक्तिगत और एक होगा सामूहिक। ओके, यानी किसी एक बालक की कठिनाई को ढूंढकर उसका उपचार किया गया वो व्यक्तिगत हो जाएगा। अगर पूरी कक्षा की समस्या है और उसका समाधान किया गया तो वो हो जाएगा सामूहिक। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा विकल्प मौखिक भाव प्रस्तुति का साधन नहीं है? मौखिक भाव यानी मौखिक का मतलब होता है बोलना, लिसनिंग यानी सुनना होता, मौखिक यानी हो जाएगा स्पीकिंग। यानी यहाँ पे मौखिक भाव पूछा है तो होली पर लेख, कविता, कहानी, कथन, संवाद। मौखिक भाव कविता बोली जाएगी यानी मौखिक रूप है, संवाद भी बात की जाएगी, कहानी कथन भी बोलकर होगा। लेकिन जो होली पर लेख है वो कौन सा होगा? लिख कर, यानी हो जाएगा लिखित भाव। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अलिखित भाव। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6, पाठ्य पुस्तक के चयन में किसका ध्यान रखा जाता है? पाठ्य पुस्तक का चयन करना है तो उसमें किसका ध्यान रखेंगे? अ, विषय वस्तु में मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक सिद्धांत का, ब, पाठ्य पुस्तक की भाषा शैली का, स, पुस्तक की छपाई एवं चित्र के आकारों का, या फिर द, उपयुक्त सभी का। तो जो पाठ्य पुस्तक है उसमें ध्यान रखा जाएगा सभी का। कैसे? विषय वस्तु में मनोवैज्ञानिक तार्किक सिद्धांत, विधिया, शिक्षण, इन सब का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। पाठ्य पुस्तक की भाषा कैसी होनी चाहिए उसका भी पूरा ध्यान रखा जाएगा। और जो पुस्तक की छपाई और चित्र के आकार होते हैं उनका भी पूरा ध्यान रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा द, उपयुक्त सभी।
अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 7, करिकुलम की रचना में प्रमुखता ध्यान रखा जाता है। करिकुलम का मतलब होता है पाठ्यक्रम, यानी जब पाठ्यक्रम की रचना की जाती है तो उसमें किस बात का ध्यान रखा जाएगा या किसका ध्यान रखा जाएगा। यहाँ पर व्यक्ति के बारे में पूछा गया है कि उसमें किसका ध्यान रखेंगे, शिक्षक एवं छात्र का, शिक्षक का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब करिकुलम तैयार किया जाता है, जब उसकी रचना की जाती है तो उसमें छात्र का पूरा ध्यान रखा जाता है कि छात्र के स्तर को देखा जाता है, उसके स्तर के अकॉर्डिंग पाठ्यक्रम बनाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब, छात्र का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है। ये परिभाषा दी गई है और पूछा गया है यह कथन किसका है। तो परिभाषा क्या है, किसी भाषा को पढ़ने और लिखने की अपेक्षा बोलना सीखना सबसे छोटी पगडंडी को पार करना है। यह कथन है गांधी जी का, रायबर्न का, किटसन का या पेस्टोलॉजी का। तो ये परिभाषा है किटसन की। किटसन, ये किटासन हो गया है टाइपिंग में, इसका है किटसन। तो ये परिभाषा किसने दी है, किटसन ने। ओके, आंसर क्या है इसका, सब। अगला प्रश्न देखिए, अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती है। अभिव्यक्ति की जो कुशलता है किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाएगी, पढ़ना, बोलना, सुनना, लिखना। भाषाई कौशल कितने हैं, 4 हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसमें से जो अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की जो कुशलता है उसकी भाषाई तत्व किसके साथ जोड़ी जाती है, पढ़ने के साथ। अभिव्यक्ति यानी कि कह सकते हैं अभिव्यक्त करना, बोलना, सुनना, लिखना। तो व्यक्ति या कह सकते हैं छात्र या जो शिक्षक है वो किस तरीके से अभिव्यक्ति करेगा, तो वो करेगा बोल करके। तो आंसर क्या हो जाएगा, ब, बोलना अभिव्यक्ति की कुशलता भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10, कौन सा कार्य अर्थ ग्रहण की कुशलताओं के विकास के लिए ज़्यादा उपयोगी होगा। कौन सा कार्य अर्थ ग्रहण, अभिव्यक्ति यानी प्रस्तुत करना होता है, अर्थ ग्रहण यानी किसी चीज़ को ग्रहण करना होता है, या कह सकते हैं किसी शब्द को या किसी भाषा परिभाषा को ग्रहण करना। वाचन करना, व्याकरण शिक्षण करना, आगे देखिए पठन कार्य करना है या फिर वर्णन करना। तो बालक जो है अर्थ ग्रहण किससे करेगा, ज़्यादा वो करेगा वर्णन करने से। जितना एक्सप्लेन किया जाएगा, जितना अच्छा बताया जाएगा, वर्णन किया जाएगा, बच्चा उतना ही अर्थ ग्रहण करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द, अर्थ ग्रहण। अगला देखिए प्रश्न नंबर 11, भाषा का कार्य नहीं है, भाषा एकता की भावना जागृत करना। भाषा का कार्य नहीं है पूछा है, भाषा एकता की भावना जागृत करती है। कौन भाषा, भाषा व्यक्ति को अपने विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरों पर प्रकट करने की क्षमता उत्पन्न करती है। भाषा व्यक्ति को साहित्य से परिचित कराती है। भाषा सामाजिक भावना, निरपक्ष, ये निरपक्ष है, निरपक्ष दृष्टिकोण, अनियमितता व क्रमबद्ध का आदि का विकास करती है। तो जो भाषा है एकता की भावना जागृत करती है, सही बात है। व्यक्ति को अपने विचारों को बोलकर लिखकर दूसरों पर प्रकट करने की क्षमता उत्पन्न करती है, ये भी सही बात है। भाषा व्यक्ति को साहित्य से परिचय कराती है, ये भी सही बात है। लेकिन भाषा सामाजिक भावना, निरपक्ष दृष्टिकोण, अनियमितता व क्रमबद्ध का आदि का विकास करती है, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। अनियमितता नहीं होता है, नियमितता होता है। ओके, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, द। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न नंबर 12, भाषा सीखने का स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक क्रम है। क्रम पूछा है भाषा सीखने का, बोलना, लिखना, सुनना, पढ़ना, पढ़ना, लिखना, सुनना, बोलना, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना या उपयुक्त सभी। तो क्या हो जाएगा, पहले बालक सुनेगा, बोलेगा, पढ़ेगा और लिखेगा, यानी कि स्वाभाविक व मनोवैज्ञानिक जो क्रम है भाषा सीखने का वो हो जाएगा स, सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना, लिखना, यानी कि लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, ये सब क्या है, भाषा सीखने के तत्व हैं। ओके, आगे देखिए प्रश्न नंबर 13, एक शिक्षक कक्षा में कविता में वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है। एक जो अध्यापक है कक्षा में कविता जो है उसका वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है, वह किस प्रकार के भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है। अभिव्यक्ति का, अर्थ ग्रहण का, अभिव्यक्ति व अर्थ ग्रहण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, एक शिक्षक कक्षा में कविता में वाचन पाठ का आयोजन कर रहा है।
वह किस प्रकार के भाषाई कौशल का विकास कर रहा है, तो वो हो जाए अभिव्यक्ति, क्योंकि शिक्षक कर रहा है कविता का वाचन, यानी वो अपनी अभिव्यक्ति प्रस्तुत कर रहा है। अगर पूछा जाता है कि एक शिक्षक जो कक्षा में पाठक का वाचन कर रहा है, या कह सकते हैं पाठ का वाचन कर रहा है, तो शिक्षक और जो छात्र है वो किस प्रकार का भाषाई कौशल का विकास हो रहा है, तो उसमें हो जाता है अभिव्यक्ति और अर्थग्रहण। लेकिन इसमें ओनली शिक्षक पूछा है और शिक्षक जो है कविता की प्रस्तुति दे रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति, यानी आंसर हो जाएगा अभिव्यक्ति। अगला प्रश्न देखिए, भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में कौन सा नहीं है, यानी जो भाषाई कौशल है, जो कह सकते हैं भाषाई कौशल के 4 तत्व दिए गए हैं, कौन से, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, उनमें से इन ऑप्शन में से कौन सा नहीं है। बोलना है, सुनना है, पढ़ना है, लेकिन देखना कोई भाषाई कौशल नहीं होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा देखना, देखना कोई भाषाई कौशल नहीं होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखना। अगला प्रश्न देखिए, और आज का लास्ट प्रश्न है। आप सभी जानते हैं कि जो लैंग्वेज 1 और 2 है, उसमें 15 प्रश्न व्याकरण से आएंगे, 15 प्रश्न शिक्षण विधि से आएंगे। इसलिए मैं 15 ही प्रश्न लेकर आती हूँ, ताकि आपका जो मॉडल पेपर है एक तरीके से वो लगातार चलता जाए और आपकी प्रैक्टिस होती जाए। तो इसलिए अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। आज का लास्ट प्रश्न देखिए, बालक में भाषा विकास के साथ साथ भाषा शिक्षण में आवश्यकता होती है। भाषा विकास के साथ साथ भाषा शिक्षण में और किस चीज़ की आवश्यकता होती है? परिवर्तन की होती है, सुधार की होती है, स्थिरता की होती है, या अनुशासन की होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनुशासन की, क्योंकि भाषा विकास अगर बालक का करना है तो उसमें भाषा शिक्षण में आवश्यक है अनुशासन। बच्चा अगर अनुशासन में रहता है, या फिर टीचर जो है उसको अनुशासन में रखेगा, तो वो क्रम तरीके से, या कह सकते हैं एक के बाद एक अच्छे से भाषा शिक्षण कर पाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अनुशासन की आवश्यकता होती है। तो ये टोटल 15 प्रश्न थे। इससे पहले मैं भाग 1 अपलोड किया था, ये आज भाग 2 है। इसी तरीके से आपके लिए लगातार मैं वीडियो लाती रहूँगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।